I have the pleasure now in requesting our Additional Director General, Spoken Word, Dr. Rajshekhar Vyas, to address all the delegates at this workshop. Please put your hands together for ADG sir. आवाज़ की दुनिया के सारे दोस्तों, एक उर्दू शेर से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। बड़ा खूबसूरत शेर है। धूप में साया, धूप में साया, प्यासे को पानी, और शब में राह को चिराग। धूप में साया, प्यासे को पानी, और शब में राह को चिराग। यानी रास्ते में रात में चिराग रखते थे पुराने लोग। धूप हो तो रास्ते में मटका रखते थे। धूप में धूप में पानी, प्यासे को पानी, शब में राह को चिराग। पुराने लोग कितने साहिब किरदार हुआ करते थे। तो जो पुराने लोग थे वो साहिब किरदार होते थे। हम जो बात कर रहे हैं वो हमारे पुराने संस्कारों की बात है। साहिब किरदार लोगों से मैं मुखातिब हो रहा हूँ। और मेरे सम्मुख बैठे भाई बैसीकर जी, प्रिय भाई सोमदत्त जी, स्नेहीमयी शैलजा बहन, शैलजा मेरे साथ दूरदर्शन में काम कर चुकी हैं, और माननीय हमारे एक्सपर्ट साहब डॉक्टर फड़देसाई। महाराष्ट्र के नाम भी इतने सुंदर है जितना महाराष्ट्र। मैं सचमुच गंभीरता से कह रहा हूँ। आपको बातचीत की शुरुआत में मैं आकाशवाणी या दूरदर्शन की परंपरा नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा अनुभवी, पुराने और संस्कारवान लोग हैं। महाराष्ट्र का और पहाड़ का योगदान है कि आकाशवाणी का नाम आकाशवाणी सुमित्रानंदन पंत ने दिया और विविध भारती नाम पंडित नरेंद्र शर्मा ने दिया है। महाराष्ट्र की एक बड़ी गंभीर परंपरा रही है, एकनाथ से लेकर तुकाराम की और अभंग से लेकर के, और मुझे ये सब अभंग का संगीत पंडित भीमसेन जोशी से लेकर कुमार जी के स्वर में अपने घर में ही सुनने का सौभाग्य मिला है, और मेरा प्रिय भी है। और खूब पढ़ा है मैंने महाराष्ट्र का साहित्य। श्यामची आई के चाहे साने गुरु जी हों या आचार्य अत्रे हो तो मी नव्हेच। मी मराठी माणूस, मैं मराठी तो नहीं हूँ जो कह रहे मराठी में बोल लीजिए, पर मेरा जो बचपन है वो पवार, सिंधिया और होलकर स्टेट के अंदर बना। हम उज्जैन के हैं, सो आई अंडरस्टैंड मराठी बेटर देन एनीबडी एल्स। और सबसे ज़्यादा गंभीर बात यह कि मेरे पिता मराठी के बड़े अच्छे लेखक थे, हालांकि वो मराठी मानुस नहीं थे। तिलक मेरे घर पढ़ने आए थे, लोकमान्य तिलक। मेरे दादाजी से लोकमान्य तिलक पढ़े हैं। ओरायन लिखा उन्होंने, ज्योतिष का जो ग्रंथ, उसके प्रीफेस में उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर का जिक्र किया है। वो तिलक का जो अखबार मराठा केसरी अब भी निकलता है, और उनके जो पोते हैं वहाँ पे मेरे ग्रैंडफादर के हाथ की बनाई हुई उनकी जन्म कुंडली भी लगी हुई है फ्रेम में। मैं पुणे गया हूँ, पुणे से और भी तरह से वास्ता रहा। ओशो रजनीश पर मेरी पहली फिल्म है, उन्होंने 1980 में मुझसे बनवाई थी, और बाद में अपनी कई किताबों की भूमिका भी लिखवाई। लेकिन महाराष्ट्र से मेरा जो वास्ता है, मराठी लेखकों से, शिरवाड़कर भी पढ़ा है, कुसुमाग्रज भी पढ़ा है, जिनको आप मराठी के सम्मानित लेखक शंकर पुणतांबेकर भी मेरे प्रिय लेखक है, रमेश मंत्री भी। तो मराठी से मैं खूब वाकिफ़ हूँ, और मराठी भाषा के योगदान और संस्कारों से भी खूब सहमत हूँ। गोवा से जैसे मैं चल रहा था तो कल मैंने इनसे कहा कि मेरे एक अंतरंग मित्र यहाँ रमाकांत खलफ होते थे, कानून मंत्री रहे भारत के, मेरे बड़े अंतरंग मित्र रहे, पर्सनल फ्रेंड। और अभी भी सौभाग्य से मेरी बड़ी अंतरंग मित्र, बड़ी बहन मृदुला सिन्हा यहाँ की राज्यपाल है, तो आजकल मैं मिलूँगा भी। रिमो फर्नांडिस से लेके अबू अब्राहम की नगरी है ये भी, और यहाँ भी मेरा बहुत संपर्क रहा है। कर्नाटक का मैं रामकृष्ण हेगड़े साहब के युग का जयप्रकाश मूवमेंट का साथी हूँ, एक छोटा सा बच्चा। लेकिन बाद के दौर में जब येदुरप्पा और ये जो पीढ़ी आ गई बालयोगी वाली, तो कर्नाटक के नाटकों से मैं थोड़ा दूर रहा, लेकिन यहाँ की संस्कृति से सुपरिचित हूँ। तो सारे मित्र जो हमारे प्रदेशों से आए हैं उनको लेकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे पहली बार अवसर मिल रहा है कि मैं आकाशवाणी के इस वाले हिस्से को संबोधित करूं या मिलूं या अपने मित्रों की बात सुनूं। क्योंकि मध्य प्रदेश चूँकि मेरा प्रदेश रहा है जन्मभूमि, कर्मभूमि तो दिल्ली रही है, और मेरा सारा ज़्यादातर जीवन दूरदर्शन में बीता है। जीवन के मैंने अपने 35 बरस
दूरदर्शन को दिए हैं। 80 से 90 एज ए फ्रीलांसर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, और 90 से एज ए सीनियर ऑफिसर। तो 200-250 फिल्में बनाई है दूरदर्शन पे क्रांतिकारियों पर। लेकिन मैं कल जब चल रहा था घर से तो मैंने सोमदत्त जी से कहा कि मैं इन संस्कार गीतों से या इस विषय से स्पोकन वर्ड में आने के बाद नहीं जुड़ा। संस्कार तो हमारे जन्म से हमारे साथ जुड़े ही होते हैं, और हम लोग जैसे प्यार, मार, उपहार और सब चीज़ों से हैं, पर मुझे मानना है कि संस्कार से बड़ी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे साथ चलती है। और जन्म, मरण, परण के साथ ये संस्कार और संस्कार गीत साथ चलते हैं। डेथ, बर्थ एंड मैरिज, हमारे इंडियन एस्ट्रोलॉजी कहती है अनअल्टरेबल साइंस। बट आप जन्म, मरण, परण के गीत सुनेंगे, झूले के गीत। तो मुझे ये बचपन में क्या हुआ कि मैंने इनसे कहा कि कार्य कोई नई परियोजना नहीं है, पर सोमदत्त जी के विचार में सोमदत्त जी ने जो आकार दिया वो एक महापरियोजना बन गई। असल में क्षिति मोहन सेन थे, जितनी मेरी जानकारी में बता रहा हूँ, ये कहीं से पढ़ी पढ़ाई नहीं है। क्षिति मोहन सेन रविंद्रनाथ टैगोर के आश्रम में थे शांति निकेतन में। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर बहुत विजनरी आदमी थे। जो लोग उनको सिर्फ कवि गीतांजलि के रूप में जानते हैं वो हाथी की पूंछ का एक हिस्सा पकड़ते हैं। रविंद्रनाथ चित्रकार भी बहुत बड़े थे, रविंद्रनाथ संगीतकार भी। हम रविंद्र संगीत बजाते हैं, हमारी बहुत सारी धुन जो है आकाशवाणी की वो रविंद्र संगीत पर आधारित है। खासतौर पे हमारा वंदे मातरम की जो ओरिजिनल ट्यून है वो रविंद्र संगीत से ली गई है, शांति निकेतन से चली ट्यून है। क्योंकि मैंने वंदे मातरम पे एक फिल्म बनाई और आपके यहाँ के उस संगीतकार को पकड़ा जिसने ट्यून बनाई थी, तो वो कहने लगा मैं शांति निकेतन सीखने गया था। तो रविंद्र संगीत अपनी जगह है, लेकिन रवि बाबू एक विजनरी आदमी थे। उन्होंने क्षिति मोहन सेन से कहा कि भारत भर में बिखरे लोकगीतों को कलेक्ट करो, और एक आदमी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, क्षिति मोहन सेन ने, करोड़ों लोकगीत कलेक्ट करने में। उपलब्ध है शांति निकेतन में। हिंदी में यही काम आचार्य राम नरेश यादव ने किया। मैं इनको एक पुस्तक रास्ते में दिखा रहा था, ग्राम्य गीत। हाँ, एक राम नरेश त्रिपाठी, और वो जो पुस्तक मेरे पास थी रास्ते में मैं पढ़ रहा था, ग्राम्य गीत, हवाई जहाज में। वो मैंने बचपन में कभी पढ़ी होगी 9-10 साल की उम्र में, फिर कहीं रख दी थी संग्रह में, सुरक्षित थी, मतलब मेरा मन उसमें रमा था कहीं। उसमें बहुत सुंदर सुंदर बातें पढ़ने को मिलती थी। और उन्होंने 4 वॉल्यूम में, आचार्य राम नरेश त्रिपाठी ने, कविता कौमुदी भी लिखी थी, संस्कृत में, मराठी में, गुजराती में, हिंदी में, उर्दू में भी। और उर्दू में भी मीर जफर जोग, दाग, गालिब, कतिल, शिफाई से लेकर निदा फाजली, ये जो जनरेशन आ गई है तक की शायरी मौजूद थी जो उनके युग में पैदा हो गए होंगे। पर संस्कृत में भी भर्तृहरि, भास, मास, कालिदास से लेकर के माघ वाघ सब थे उसमें। वो मेरे लिए वो 4 कलेक्शन बड़े महत्वपूर्ण थे क्योंकि मैं उसको पढ़ता था। तो ये ग्राम्य गीत में पढ़ रहा था। हिंदी में हमारे यहाँ मालवा में काम किया डॉक्टर रामनारायण उपाध्याय ने, खंडवा वाले। अच्छा, मज़ा ये आता उनको पढ़ते वक्त कि वो प्रिंट फॉर्म में, अभी मैं आपके रेडियो फॉर्म पे नहीं आया हूँ बात करने में, वो प्रिंट फॉर्म में जब मैं पढ़ता था तो कल मैंने इनको एक उक्ति दिखाई, उसमें मुहावरे भी है, लोकोक्ति भी है, संस्कार गीत भी है, तो मैं दिखा रहा था। तो बड़े सुंदर सुंदर थे कि चाकर का धर्म क्या है, नौकरी क्यों करी हमने, ये ना, नौकरी गरज थी सो यूं करी टाइप। तो उसमें गांव में क्या कहावत थी, ना चाकर ना कर, तेरे को चाकर नहीं बनना तो ना कर, ना कर ना चाकर, फिर चाकर बन गया तो फिर ना कर। तो इस तरह की उसमें ग्रामीण कहावतें थी, सुंदर सुंदर बातें थी उसमें। एक पत्नी उलाहना दे रही कि मेरा पति, उड़िया भाषा में, मेरा पति जो है वो जंगल जाता है शिकार पे, फिर लौट के ही नहीं आता, वहाँ कहीं कोयल की बोलियों में ही रम जाता है। तो वो कोयल का लोकगीत है। कोयल कहती है पत्नी से कि तू भी मीठा मीठा बोला कर, तो फिर वो घर आएगा समय पर, तेरे सास ससुर भी प्रसन्न रहेंगे, तो मीठा बोलना सीख जैसे मैं बोलती हूँ। ये लोकगीतों में इतने सुंदर संदेश, बच्चों के नहलाने धुलाने गाने के गीत जो मैंने देखे, उसमें बच्चों की एजुकेशन हो रही पूरी, उसके चिड़िया के, पक्षी के, सबके नामकरण है उसमें। तो ये जो हमारे संस्कार गीत थे, हमारे जन्म के साथ जुड़े थे, गीत गाए जाते थे, विदा गीत थे, मरण गीत थे, मरने पे गाए जाते हैं। ये जो लोग आज की एडवांस सो कॉल्ड विमेन लिबरेशन का दौर आया कि शराब या सिगरेट पीने को वे बड़ी भारी लिबरल समझती है, उन्हें हम बताएं कि हमारे मध्य प्रदेश के आदिवासी एरिया में महिलाएं, पति मरे तो बड़ी नाचती है, शराब पीती है, बीड़ी पीती सुलगा के। अब उनकी परंपरा का हिस्सा है वो, अब ड्रिंक्स करना उनकी आदतन है। वो आदिवासी क्षेत्र में, अबू जमाड़ा में आप अंदर इंटीरियर जाइए
तो मैंने मृणाल पांडे वगैरह को कहा कि आप कोई शराब पी करके बहुत एडवांस सोसाइटी में नहीं खड़े हैं, हमारी बरसों से आदिवासी महिलाएं पीती, पर ये एडवांसनेस होने की कोई पहचान नहीं कि आप शराब पीने लगे तो पुरुषों के बराबर हो गए। पुरुष शराब पी रहा तो मैं पी लूँ, पुरुष सिगरेट पी रहा तो मैं पी लूँ, ऐसे सोच के बराबरी की बात है। तो ये महिलाएं मूर्खता कर रही है, इन्हें पता नहीं कि पुरुष से सदैव से श्रेष्ठ रही है, उन्हें बराबरी करने की जरूरत है ही नहीं। तो मर्यादा और परंपराओं के साथ संस्कार गीत की यात्रा इतनी लंबी रही कि वो प्रिंट फॉर्म में तो अवेलेबल थी। और मैं उसी वक्त की बुक पढ़ते हुए अभी शैलजा से पूछ रहा था कि क्या हमारे दूरदर्शन ने इन संस्कार गीतों को प्रिजर्व करने, जो महापरियोजना के तहत सोमदत्त जी कर रहे हैं, आकाशवाणी कर रही है, कोई योजना रखी? तो इन्होंने कहा अभी नहीं है। और मैं वो सन 40 की किताब मेरे हाथ में थी जो मैंने इनको हवाई जहाज में दिखाई, उसकी भूमिका में राम नरेश त्रिपाठी लिख रहे हैं कि अभी भी यूरोप और अमेरिका में संस्कार गीतों के विजुअलाइजेशन पर काम हो रहा है इन 1940, माफ कीजिए 40 में वहां संस्कार गीतों को विजुअलाइज भी कर लिया गया है। संयोगवशात मैं दुनिया घूमता रहता हूं, संसार घूमने का मुझे सौभाग्य मिला, संस्था ने नहीं भेजा, आकाशवाणी दूरदर्शन की कृपा से नहीं। कभी प्रधानमंत्री के साथ गया, कभी साहित्यिक यात्रा पे गया, कभी विश्व हिंदी सम्मेलन गया, न्यूयॉर्क गया, कभी कहीं पेरिस में कोई फेलोशिप मिली, साहित्यिक फेलोशिप, तो यह रहा मैं दुनिया में। लेकिन मेरा एक शौक था बचपन से, मुझे नहीं मानता कि मैं कभी ऑल इंडिया रेडियो में आऊँगा, मेरा ये विषय नहीं था। मैं विजुअल का आदमी हूँ, दृश्य श्राव्य का लेखक हूँ। लेकिन संसार भर में घूमते हुए मुझे लोकगीत कलेक्ट करने का एक शौक है, फोक म्यूजिक। उसकी कई सारी वजह थी। मैं जब यहाँ दूरदर्शन में ज्वाइन किया तो अपने यहाँ लोग एक दूसरे को कोई बहुत हेल्प कोऑपरेट करने वाला भाव नहीं था। प्रोग्रामर में एक दूसरे से एक हेल्दी प्रतिस्पर्धा हो तो समझ में आती, पर एक ईर्ष्या भाव भी रहता था। अब मुझे कोई फिल्म बनानी, उसमें संगीत लगाना है, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क फ्रॉम म्यूजिक सेक्शन, दे डोंट कोऑपरेट, मुझे कभी संगीत नहीं देते। तो मैं अपना संगीत खोजा करता था, पर वो संगीत खोजूँ जो मुझे संसार में सुनाते वक्त लोगों को लगे कि ये तो कहीं उपलब्ध ही नहीं था। तो मैं डेनमार्क का लोक संगीत लाया, मेरे पास अब भी ये कलेक्शन है। ये जो आप कह रहे हैं मैं उन्हें बताऊं कि उन्होंने कैसे काम कर लिया और हम अभी कहाँ खड़े। डेनमार्क के लोक संगीत में एक गाना सुनता था मैं बचपन से, और वो बहुत मशहूर है और आपने बहुत सुना होगा, फिल्मों में भी आ गया, बड़े बड़े रॉक स्टार भी गाते हैं। इट वॉज ए फोक म्यूजिक, 100 माइल्स अवे फ्रॉम होम, अवे फ्रॉम होम, 100 माइल्स अवे फ्रॉम होम, अवे फ्रॉम होम। अब वो सारी धुन जो है आप उठाएंगे तो किसी ने हमारे यहाँ चोरी कर ली, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। अच्छा, हम चोरी के बड़े मास्टर हैं, हम ओरिजिनल से कॉपी करते हैं पर ओरिजिनल से अच्छी बना लेते हैं, जैसे जंगल बुक की तरह। हम लोग इस मामले में चोरी के बड़े मास्टर हैं। तो मैंने विदेशी कम से कम 700-800 धुन एक ज़माने में कलेक्ट करी, खूबसूरत खूबसूरत। एक गीत इतना अच्छा लगता था, मुझे बहुत रुलाता था, क्योंकि मैं शहीदों पे बहुत काम किया, भगत सिंह पे, सुभाष पे, आज़ाद पर मेरी फिल्में हैं, किताबें हैं, 69 बुक्स हैं मेरी रिवोल्यूशनरीज पर। एक गीत था जिसमें बहुत सारी महिलाएं पूछती लोकगीत में, Where the all the flowers is gone, सारे फूल कहाँ चले गए इस गांव के। तो वो तमाम उत्तर आते रहते हैं कि ये फूल अब आजकल वहाँ मंदिरों में चढ़ रहे हैं, मस्जिदों में चढ़ रहे हैं, मज़ारों पे चढ़ रहे हैं, फलानों पे चढ़ रहे हैं, पर फिर वे फूल मुरझा क्यों जाते हैं। तमाम बातें, वो सवाल चलते हैं और वो जवाब है लोकगीतों में। और फिर वो जवाब में कहते हैं, वो महिलाएं गाती रहती है कि वे सब फ्लावर्स जो है ना शहीद बन गए हैं, मार्टियर्स। देखिए अब ये माखनलाल की कविता की पुरानी चीज़ है कि चाह नहीं मैं सुरबा ला के, लेकिन ये कविता में वो कहते हैं वो सब फूल जो है वो शहीद हो गए हैं। अच्छा, फिर वो कहाँ जाते हैं, फिर वो शहीदों के ऊपर ही चढ़ते हैं। इतनी सुंदर वो रचना है। डेनमार्क का म्यूजिक। मैं रशिया का लाया, चाइना का लाया। मुझे एक बांसुरी वादक मिला, बोराड्यूजिक। वो इतनी फास्ट बांसुरी बजाता कि हमारे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया या रघुनाथ सेठ या पन्नालाल घोष कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि बांसुरी तो हमारे यहाँ बड़ा सूदिंग इंस्ट्रूमेंट है, पर सुपर फास्ट ट्रैक पर बज रहा। तो मैं वो ले आया, मैंने राजीव गांधी जी को गिफ्ट की। फिर राजीव जी अपनी जीप में सुनते थे, उस ज़माने में कैसेट का दौर था। फिर राजीव जी के डेथ के बाद मैंने उनकी फिल्म में, मैंने उन पर जो फिल्म बनाई उस पर वो लगाया संगीत। वो लोगों को बड़ा दिलचस्प लगा, क्योंकि इतनी सुपर फास्ट बांसुरी किसी ने सुनी नहीं, पर वो स्टिल बांसुरी। बाद में मुझे इन्होंने बताया चौरसिया जी ने कि वो स्टिल की बांसुरी, लकड़ी की नहीं है, पाइप की तरह बहुत तेजी से बजती है। पर जो मेरा आशय है इतनी बात कहने का, वो मूल भाव क्या है कि हम लोग जीवन में, जैसे
हमने लोकगीत एक शब्द है, संस्कार गीत एक शब्द है, कितनी आसानी से हम ले लेते हैं। हम तो इवन संगीत एक शब्द है, हमारी आकाशवाणी बहुत आसानी से कहते हैं बड़ा भारी संगीतकार है। सारी ज़िंदगी साहब, सारी ज़िंदगी आप बिस्मिल्लाह की तरह शहनाई पुरपुर करते हुए भी बिस्मिल्लाह खान नहीं बन पाएंगे, पंडित जगन्नाथ नहीं बन पाएंगे, शहनाई वादक रह जाएंगे। और बना लिया आपने, आप बिस्मिल्लाह हो गए भारत रत्न। तो अमजद अली खां तो नहीं हो पाए ना, आपको सरोद नहीं आता है, आप हाफिज़ अली खां नहीं हुए हैं। और वो दोनों भी हो गए गलती से, आप सरोद भी बजाने लगे, तो आप तबला नवाज अहमद जान थिरकवा नहीं हुए, किशन महाराज नहीं हुए हैं, आप अल्लाह रखा नहीं है, जाकिर नहीं है। वो पूरे जीवन की साधना के बाद भी आप हरिप्रसाद चौरसिया की तरह बांसुरी नहीं बजा सकते, पन्नालाल घोष नहीं हो सकते, रघुनाथ सेठ नहीं हो सकते, लेकिन हम बड़ी आसानी से कहते हैं बड़े भारी संगीतकार है। हम ये आकाशवाणी में शब्दों के चयन पे बात कर रहा हूँ, बांसुरी वादक नहीं कहते हम तबला नवाज नहीं कहते, पहले कहते थे। जीवन में इतनी आसानी से लोग बोलते थे ना बड़े भारी क्रिकेटर हैं। कहाँ से क्रिकेटर है, पूरी जिंदगी बॉलिंग करता रहेगा तब भी यान बाथम नहीं बन पाएगा, लिली नहीं बन पाएगा, थॉमसन नहीं बन पाएगा, ग्रेग वो चैपल नहीं बन पाएगा, इमरान खान नहीं बन पाएगा। और बन भी जाए खुदा ना खास्ता तो बैट्समैन तो न हुआ ना, सचिन तेंदुलकर नहीं हुआ, सुनील ना हुआ, डॉन ब्रैडमैन नहीं हुआ, विवियन रिचर्ड नहीं हुआ। वो ये भी हो जाए तो ऑलराउंडर थोड़ी है, पर हर किसी को हम कहते क्रिकेटर हो गए। तो संस्कार गीत बहुत बड़ा शब्द है। संस्कार किसे कहते हैं इस पर हम गहनों महीनों चर्चा हो सकती। पहले संस्कारों पर, हमारे संस्कार क्या है, विचार क्या है, आचार क्या है, मर्यादा क्या है, मर्म क्या है। फिर उन संस्कारों में 3 चीज़ तो हमने कर्म के साथ बांध ली, जन्म मरण परण। हमारे यहाँ विवाह के गीत होते हैं, शादी ब्याह के गीत होते हैं, गालियों के गीत होते हैं। आप में से जो लोग उत्तर भारत के होंगे उनको याद होगा कि शादी ब्याह में जमाई को बड़ी गाली दी जाती है। वो खाली जमाई को नहीं दी जाती, वो उसके सास ससुर को भी, उसके साथ आए मित्रों को भी। हमने भी बचपन में ऐसी गाली खाई कुछ मित्रों की बारात में, वो बड़े मज़ेदार गाली होती, मीठी। पर ये जो आकाशवाणी का मुख्य कार्य, धरोहर को संभाल के रखना, संरक्षित रखना, और ये काम अखरोड़ के पेड़ की तरह है जो ये कह दिया इन्होंने, ये आपके और मेरे लिए नहीं है, हमारे बाद की पीढ़ियों के लिए है। हम चले जाएंगे, एक जो प्रोग्रामर नौकरी करी, ऑफिसर बने, चले गए, है ना। अकबर इलाहाबादी कहते थे बीए पास हुए, क्लर्क बने, मर गए। वो उस तरह का जीवन जीना हो तो अलग है, लेकिन हमने कुछ अपनी क्रिएटिविटी, अपनी ऊर्जा से इस आकाशवाणी दूरदर्शन को संरक्षित किया, इस योजना को परिलक्षित किया कि इससे आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दे के जाना है। अखरोड़ के पेड़ की तरह मामला है, बाद की पीढ़ियां खाएगी वो फल। लेकिन अगर ये नहीं किया तो उस पर भी सोमदत्त जी ने एक इंगित किया, एक खतरे की ओर। मैं बताऊं, और इशारे में नहीं, ये जब कह रहे थे तो मैं नोट डाउन कर रहा था कि यार मुझे ध्यान आता जा रहा था कि ऐसा हुआ है। आपको एक खतरा नहीं दिखाई दे रहा है, ये लोक संगीत चोरों के हाथ में चला गया है, फिल्म संगीत वालों के या ये मंचों के म्यूजिशियन के। इवन हमारे साहित्य में बड़े चोर हुए हैं। आप देखिए हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ जी के पिताजी का नाम ले रहा हूँ मैं ऑफिशियली, सार्वजनिक रूप से, उन्होंने कम से कम 500 लोकगीत अपने नाम से कर लिए। ये लोकगीत है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, यूपी का लोकगीत है, शादी ब्याह में गाया जाता है। जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, या गद्दे पे लेटा दो, ये बच्चन जी का लिखा हुआ दिया पिक्चर में, बट इट वॉज नॉट बच्चन, इट इज ए फोक म्यूजिक। या रंग बरसे भीजे चुनर वाली, ये बच्चन का नहीं है, उन्होंने सिलसिला में नाम दे दिया हरिवंश राय बच्चन। ये लोकगीत है यूपी का, होली पे गाया जाता है। या होली खेलत रघुवीरा, ये होली के लोकगीत हैं, यूपी ब्रज में मथुरा में गाए जाते हैं। सोमदत्त जी मेरा ख्याल कंफर्म करेंगे मेरी बात को। हमारे यहाँ भी एक कवि हुए विट्ठल भाई पटेल, उन्होंने मध्य प्रदेश के लोकगीत चोरी करने शुरू किए थे। झूठ बोले कौवा काटे, सैया निकस गए मैना लड़ी थी, रंग महल के 9 दरवाजे। संगीतकारों ने भी किया है, एस.डी. बर्मन ने भी किया है, बाउल संगीत उठा लिया, फलाना त्रिपुरा का लोक संगीत उठा लिया। बेचारे गरीब बड़े जो गांव में बजाते हैं उस धुन को उठा लेते हैं। महंगाई डायन मार गई, पिपली लाइव में वो उससे राजपाल से इनसे गवा दिया, वो तो गाँव में गाते हैं हमारे छतरपुर में। सैया तो बहुत कमा के लाते हैं पर महंगाई डायन खायल जाते। ये सब इसमें लोकगीतों में, मैंने सन 40 के लोकगीत में पढ़ रहा था किताब में कि लोकगीतों में महंगाई की बात उठी है, अंग्रेजों को गाली दी गई है। भगत सिंह पर लोकगीत रचे गए हैं। भगत सिंह की फांसी पर लोकगीतों में उसके पंजाब में सेहरा पढ़ा जाता ना, और जो घुड़चड़ी होती उस पर गीत गाए जाते हैं लोकगीत, उसमें भगत सिंह पे बड़े बड़े लोकगीत गाए गए। अब ये हम सब नहीं कलेक्ट करेंगे, नहीं संरक्षित करेंगे, नहीं सुरक्षित करेंगे
तो ये चोरी होते रहेंगे। और प्रसून जोशी जैसे बहुत सारे लोग इनमें से जो इमोशन है, जो फीलिंग है, चोरी करके फिल्मों में परोसते रहेंगे। पर ये तो आपके यहाँ परोसे, आपने खा लिया, अच्छी बात है। विदेशों में जा रहे हैं, वेस्टर्न म्यूजिक में आपकी धुन, आपकी पंक्ति वापस परोस के नील डायमंड गा रहा है, ब्रायन एडम गा रहा है, माइकल जैक्सन गा के चला गया। आधे से ज़्यादा आपकी रचना है, मैं आपको बता दूंगा, कबीर के अभंग है। यकीन न मानो तो आप मेरी एक बात सुन लीजिए, गीतांजलि पढ़िए रविन्द्रनाथ टैगोर के, जिसपे उनको नोबेल प्राइज मिला है, वो पूरी की पूरी कबीर की पंक्ति दर पंक्ति अनुवाद है बंगला में, और रविन्द्रनाथ ने खुद स्वीकारा है। बलराज साहनी उनके शांति निकेतन में पढ़ाते थे, और वो हमारे अनाउंसर थे। आप में से कितने लोग जानते हैं, बलराज साहनी पहले BBC लंदन में भी अनाउंसर रहे हैं, वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे, वो रविन्द्रनाथ के शांति निकेतन में पढ़ाते थे। तो एक दिन रवि बाबू ने उनसे पूछा कि बलराज, तुम लिखते पढ़ते हो तो कौन सी भाषा में लिखते हो? उसने कहा अंग्रेजी में लिखता हूँ गुरुदेव। तो उनका तुम पंजाबी में क्यों नहीं लिखते? उस जमाने में पंजाबी में कोई अमृता प्रीतम कृष्णा सोबती नहीं पैदा हो गई थी जब पूछ रहे हैं रवि बाबू। तो बलराज ने कहा कि गुरुदेव पंजाबी भी कोई भाषा है, तुसी मुसी कल्चर है, इसमें क्या है, इस लैंग्वेज में रखा क्या है? तो गुरुदेव ने गुस्से में कहा, तुम्हें पता है बुल्ले शाह और वारिस शाह की भाषा का, नानक की भाषा का तुम अपमान कर रहे हो? कबीर की भाषा 600 साल बाद आज भी कबीर जीवित है। कार्ल मार्क्स की सारी दास कैपिटल 3 तराजू पे रखने के बाद सारा मार्क्सवाद कबीर के एक दोहे पे रख दीजिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। सारा दास कैपिटल तो इसी में रखा हुआ है ना, साईं इतना दीजिए में। कबीर के एक दोहे ने मेरा जीवन बदल दिया। मैं कुल 14 साल का था, मेरे फादर की डेथ हो गई। राजा का बेटा, 114 राजाओं के राजगुरु थे। आज भी राष्ट्रपति भवन से बड़ा घर है मेरा अपना उज्जैन में, भारतीय भवन। 90 लाख बुक्स का दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनल लाइब्रेरी में नाम है उसका, गिनीज बुक में, वर्ल्ड में नाम है। कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन लगा पिता नहीं है। महाकाल से कबीर का एक भजन बज रहा था, चीटी के पग नेवर बाजे। अब देखिए मैं बड़ा मजा लेता हूँ कि कबीर को भी अंग्रेजी भी आती थी, नो नेवर भी करता है वो। चीटी के पग नेवर बाजे तो भी साहेब सुनता है। चीटी के तो पांव भी नहीं बजते हैं और कोई साहेब है जो उसकी सुनता है। चीटी के पग नेवर बाजे तो भी साहेब सुनता है, मस्जिद ऊपर अजान बजाए क्या साहेब तेरा बहरा है? चलो मस्जिद तो भोंगा चोंगा लगा के चीख रहा है। अरे चीटी के जिसके पाँव नहीं बजते उसका भी कोई सुनने वाला है भाई। मैंने कहा ये कौन है साहेब, जरा इससे मिले। सुनता है चीटी के पाँव, मेरी भी सुनेगा। सारी जिंदगी की यात्रा करने के बाद कहाँ कहाँ ढूंढा मैं, तब भी उत्तर कहीं नहीं मिला। आप यहाँ ढूंढते हो वहाँ ढूंढते हो, रजनीश में, जय कृष्णमूर्ति में, गांधी में, गौतम में, मार्क्स में, लेनिन में, बुद्ध में, कहीं नहीं मिलेगा। वो कबीरदास जी हंस गए, मोहे सुन सुन आवत हांसी, पानी बीच मीन पियासी। तेरा साहेब तुझ में घट ढूंढत माही, तेरे घर के अंदर, तेरे अंदर ही बैठा हुआ महाराज साहेब। वो जब आप साहेब से मिलो तो आपको जीवन का आनंद आता है। वो कबीर 600 साल पुराना कबीर, जिस भाषा में कबीर लिखते हो उसे रविंद्रनाथ पढ़ के रविंद्रनाथ बनते हो। उसको बलराज ने कहा कि मैं तो लिखता नहीं, तो उनका तो पंजाबी में लिखा कर, लोकगीत पढ़ पंजाब के। पंजाब का एक लोकगीत मुझे याद आ रहा, बड़ा सुंदर। चादर फटे ते पैबंद लगा लूं, चादर फट जाए तो उसको मैं रफू कर लूं। गायिका गा क्या रही है? चादर फटे ते पैबंद लगा लूं, आसमान फटे तो क्या जीना, आसमान फट जाए तो क्या जीऊं, वो खाविंद मरे तो दूजो कर लूं, और आशिक मरे क्या जीना। मतलब आदमी मर जाए तो दूसरा आदमी करने को राजी बैठी है, पर वो कह रही है गायिका, प्रेमी मर जाए तो फिर जीने में क्या रखा है। अब वो लोकगीत है, चादर फटे ते पैबंद लगा लूं। ये जो हमारा लोकगीत है, इसमें जो साहित्य है, और हम लोग इन्हें मूर्ख समझते ग्रामीणों को। मुझे भी ऐसा कुछ भ्रम था कई साल तक, ये हम पढ़े लिखे लोग, हम तो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में रहे, हम तो हॉलीवुड में रहे हैं, ये गावड़िया क्या जानता है। जब अन्ना हजारे दिल्ली आए तो मैंने निखिल वागले को फ़ोन लगाया, मैंने निखिल यार ये आदमी छठी फेल, ये बड़े ज्ञान चर्चा कर रहा है, ये रजनीश 2-4 गांधी पढ़ लिया इसने, एक विवेकानंद पढ़ लिया। बोले दादा इसको लाइट मत लेना, ये रूरल विजडम है, ग्रामीण ज्ञान। मेरा एक मित्र था दूरदर्शन आकाशवाणी में, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, तेजेंद्र गगन, डायरी सागा सागा लिखिए आदिवासियों पे काला पादरी। तो एक दिन वो मंडलोई जी के कमरे में मैं, वो और तेजेंद्र बैठे थे, तो ऐसी बात हुई। मंडलोई जी बीच बीच में अपने आप को खदान मजूर, ग्रामीण और आदिवासी कहते थे। तो तेजेंद्र से मैंने पूछा यार ये
ग्रामीण है पर इतना चतुर और शार्प कैसे होते हैं? उसने कहा आप इनको बेवकूफ़ मत समझा करिए भाई साहब, ये आदिवासी जो है ना, ये चलते तीर में चलते पक्षी को मार देते हैं, और इनको पाँव से आहट सुनाई देती है कि कहीं शेर आ रहा है, कि कुत्ता आ रहा है, कि बिल्ली, पंजे की आहट। तो आप इनको गधड़ा समझ रहे हो, ये आपको गधा समझते हैं। एक्चुअली आदिवासी आप पे हंसते रहते मन ही मन। हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट का ट्रैवल का एक था केटी तलनथंगा, वो हर बात पे हंसता रहता है, हा। हमें सोचता था यार ये बेवकूफ़ आदमी, किसी भी बात पे इसको डांट रहे हैं सीओ तो भी हंसता रहता है। एक्चुअली ही एंजॉय, वो इन सीओ डीजी मंत्रियों को बेवकूफ़ बनाता रहता था, इरिटेट करता था, और बाहर आके भी हंसता था, हा। और फिर बाद में नोटिंग में ही हुआ बादशाह, किंग ऑफ नोटिंग। बहुत बढ़िया राइटिंग थी, आपको याद हो तलनथंगा साहब की। तो ये जो रूरल विजडम है, इसको हम जरा कम आंकते हैं, ये हमारी मूर्खता है। ग्रामीण आदमी हमसे ज़्यादा चतुर है, उसके लोकगीतों में ज़्यादा ज्ञान की बात है। वेद पुराण उपनिषद उतर के आते हैं उसकी एक एक कहावत में। और मैंने जीवन में पाया कि एक एक छोटी कहावत में जीवन का दर्शन है। जैसे मैंने अपने अनुभव में अभी पाया, झूठ के पाँव नहीं होते। मैं एक युद्ध लड़ा 3 साल, और मैंने पाया कि झूठ के पाँव नहीं होते, वो हारते हैं। हमारे यहाँ जो कहा कि सत्य परेशान होता परास्त नहीं होता, मैंने पाया कि वो सच है। ये सब अनुभवजन्य लिखी गई कहावतें हैं, लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, लाखों साल के अनुभव से निकले। हमारी माँ कहती थी, बंगाल में भी कहावत है, मैं ऑफिस में जब डीसीपी होके आया तो एक ऑफिसर आते थे, उम्र में मुझसे 10 साल बड़े, पर जैसे ही मैं कहूँ कैसे हैं आचार्य जी, पूरे ही दोहरे हो जाते, पूरे ही उल्टे हो जाते, आशीर्वाद है सर, बिल्कुल चरण में गिर जाते। मुझे लगता कितना विनम्र आदमी है, इतना बड़ा पत्रकार है, जागरण आज में काम किया, और मैं साला एक नया नौजवान डीसीपी हूँ, 28-29 साल का, मेरे चरण में ही लौट जाता है। कितना शरीफ अफसर है। पर वो भगत सिंह के शब्दों में कहूँ कि नीचाती नीच निकले 20 साल 10 साल के अनुभव में, नीचाती नीच। तो मुझे बाद में याद है, मेरी माँ कहती थी, दगाबाज दोनों नमे चीता चोर कमान। ये जो दगाबाज आदमी है ना, 2 गुना नमता, बहुत ही शरणागत हो जाता है। दगाबाज दोनों नमे चीता चोर कमान। चीता पीछे आता है फिर अटैक करता है, चोर भी पीछे से झटका देखता है, कमान झुकने के बाद दो अटैक। मैं लड़ रहा था एक आईएएस से, उसके करप्शन के खिलाफ युद्ध, ये उसके साथ शामिल हो गए भाई साहब। तब मुझे पता लगा कि ये जो मेरे चरणों में दोहरे हुए होते थे, अत्येर भक्ति चोरेर लक्षण, बंगला में कहावत है, अत्येर भक्ति चोरेर लक्षण। ज्यादा भक्ति करे उसको समझ लेना चोटा है साला, मीठा बोल रहा है। तो ये जो गांव के लोगों के रूरल विजडम था, ग्रामीण विजडम था, अनुभव था, उसमें जीवन का रहस्य छुपा था, दार्शनिकता। तो हम क्या कर रहे हैं? आकाशवाणी, दूरदर्शन, यहां सादत हसन मंटो ने काम किया, मजाज ने काम किया, पंडित श्रीनाथ चतुर्वेदी ने काम किया, हरिवंश राय बच्चन ने काम किया, और छोटी छोटी पोस्ट पे थे। महाराज आप लोग तो प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव कह रहे हो, कोई असिस्टेंट प्रोड्यूसर श्री नरेश मेहता, प्रफुल्ल चंद ओझा मुक्त, इलाचंद जोशी, बेचारा रविशंकर तो स्टाफ म्यूजिशियन था अपने यहाँ, कोई पैक्स उससे पानी मंगा ले, अच्छा वो छोड़ के चला गया, नहीं तो भारत रत्न नहीं हो पाता। सही परांजे पे मैं आया तब तक बच्चों का प्रोग्राम करती थी हमारे यहाँ। सही परांजे पे को चिल्ड्रन प्रोडक्शन दे रखा था, वो निकल गई तो कथा बनाई, चश्मे बदूर बनाई। अभी कई डीजी आएंगे, कई चले जाएंगे, मैं कल डीजी हो जाऊँ। बहुत सारे आते हैं, मरते गुमशुदा की तलाश में भी नहीं दिखाते हम उनको, खोए पाए में। नीचे से बहुत सारे लोग पास भी नहीं बनाएंगे, लेकिन ये रह जाएंगे सही परांजे पे। ये जैसे कलाकार है आपके पास, आपके ऑफिसर्स, उनमें उनकी जो कला है, साहित्य, संगीत है, चित्रकला, पंडित भीमसेन आपके यहाँ काम कर गए, वीजी जोग ने आपकी ट्यून बनाई है, हैं? ये क्या है? विलंबित ख्याल में वही तो है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आकाशवाणी की सिग्नेचर ट्यून क्या है आपका? वंदे मातरम। क्या आपको कल्पना है कि दुनिया के तमाम फिल्म मेकर, गोडार्ड से लेकर विक्टोरिया डी सिका से लेकर के ये सत्यजीत रे ने, बुद्धदेव दास गुप्ता तक, अगर इनको सुबह दिखानी है तो जरूरी नहीं कि सनराइज का शॉट लें। आदमी अंदर कपड़े बदल रहा है आविष्कार में, बासु चटर्जी या बासु भट्टाचार्य की फिल्मों, सुबह पीछे धुन में रेडियो की सिग्नेचर ट्यून बज गई, नेटर, आपको लगा सुबह हो गई। नॉस्टैल्जिक ट्यून, अभी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में उसने दूरदर्शन की धुन के मजे लिए। लोगों ने समझा हमारी मजाक उड़ा रहे। मेरे यहाँ त्रिपुरारी शरण आया था, ही डोंट बिलोंग टू अवर ऑर्गेनाइजेशन, दिस पीपुल दे कांट अंडरस्टैंड। मेरे से कहने लगा यार ये हमारी मजाक उड़ाई। मैंने कहा मजाक नहीं है, ये सब बच्चों की स्मृति में अंकित है, उसकी सुबह की धुन दूरदर्शन की।
वो बच्चों को याद आ रहा है, वो तीनों ऋतिक रोशन और ये बैठे हैं ड्रिंक करके, अरे यार तेरे को कुछ याद आता है स्टीवन से क्या होने का, माँ मारती थी एक लात मार के स्कूल जाने के लिए। तो सब बच्चों को अपनी अपनी मेमोरीज है। आपके साथ बुनियाद हम लोग रामायण महाभारत जिस तरह से जुड़ी है, तो आकाशवाणी दूरदर्शन आपकी स्मृतियों का खजाना है। माफ कीजिए, पढ़े लिखे लोग आप जैसे लोग ना आते तो सिर्फ तवायफ से गवाया जा रहा था। आकाशवाणी जब बनी आरंभिक दौर में तांगे से लाया जाता था, फिर रसूलन बाई आई, बेगम अख्तर आई, इन्होंने बनाया। इनको ओंकारनाथ ठाकुर ना होते, हीराबाई बड़ौदेकर नहीं होती, किशोरी अमोनकर नहीं होती, जो आप न होते। आपने संजोया है, ये भारत की सांस्कृतिक विरासत है, साहित्यिक विरासत है। आप कल चले जाएं तो खाली बच्चों को थोड़ी कि आप रेलवे में क्लर्क होते, टिकट काट रहे होते, पोस्टमैन होते, पुलिस में कांस्टेबल होते, नौकरी करी, सभी ने चले गए, खाए पिए पैदा हुए, बच्चे पैदा किए, मर गए। आपका बड़ा भारी योगदान है साहित्य में, संस्कृति में, कला में, इस देश के संस्कारों को बचाने में। और जो हम कहते हैं अल्लामा इकबाल का शेर कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो क्या है, वो बात क्या है? यूनान और मिस्र सब मिट गए, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। पर इसी में हम बड़े एरोगेंस हो जाएंगे ना, तो वही अल्लामा इकबाल जवाब भी दे गया है कि ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। तो यू शुड अंडरस्टैंड। अब भी नहीं संभले तो ये जो धरोहर इन्होंने पीड़ा व्यक्त की कि ये चले गए, ये झूले की खाली वो कड़ी लटकती रह गई। अभी देखते देखते घर में एक टेलीफोन नहीं था लैंडलाइन वाला, जिसमें हम सब बीबी से कहूँ कि तू जरा कम बात करा कर यार, सरकारी फ़ोन है, पैसा भारत सरकार देती, जरा जल्दी काम, तो चिढ़ती थी। अब सबके पास मोबाइल है, बच्चों के पास भी, दे डोंट बादर, वो टेलीफोन पड़ा हुआ है। पर वो एक फ़ोन जोड़ता था, वो एक टीवी जो हमें ड्राइंग रूम में सबको साथ बैठाता था, अब सबके कमरे में अलग अलग लग गया है। वो जो प्यार था, वो जो आत्मीयता थी नीचे बैठ के खाने वाली, तो धीरे धीरे आपकी बहुत चीज़ लुप्त हो रही है। अब आपको टेलीप्रिंटर की ज़रूरत कहाँ है, टेलीफोन की ज़रूरत कहाँ है, अब आपको फैक्स और जेरोक्स की मशीन की ज़रूरत कहाँ रही, मोबाइल ने वो सब पूरी कर दी। पत्र कौन लिख रहा? अब पत्र अब बहुत पुरानी बात हो गई, ईमेल पे ही दुनिया काम कर रही है। तो कई चीज जो ये तो हमारे देखते देखते लुप्त हो रही ना। रेल आई, मैंने रेलवे के लोकगीत पढ़े हैं इसमें, इस किताब में आते हैं। मैं अभी पूरी किताब फिर आनंद से बार बार पढ़ रहा हूँ मैं। उसमें वो रेल से झगड़ रही घर की महिला कि तू मेरे पति को बैठा के परदेश ले जाती है। सुंदर सुंदर लोकगीत हैं उसमें, रेलवे के जवाब हैं बहुत अच्छे। पर इन सब चीज़ों में जो हमारी धरोहर थी, हमारी संस्कृति थी, हमारा इतिहास था, हमारी कला थी, हमारी फिल्म थी, हमारा खेल था, हमारा जीवन था, हमारा दर्शन था। पानी बाबा आए, ककड़ी भुट्टा लाए। अच्छा, मैंने इन्हें बताया कि भारतीय ज्योतिष का गहरा संबंध है आपकी लोकगीतों से, संस्कार गीतों से। वर्षा के गीतों में, घाघ भड्डरी में जो प्रेडिक्शन है वो आज भी साइंटिस्ट नहीं दे पाएगा। वर्षा गीतों में कि कब ये चींटी आएगी तो कब बारिश होगी, कब भूकंप आएगा। आपको इन्हें कलेक्ट करने का जो दायित्व है, ये एक बहुत बड़ा महान योगदान है कि हम भारतीय रेडियो को, दूरदर्शन को समृद्ध कर रहे हैं। मैं तो 40 की किताब पढ़ के इस बात से दुखी हूँ, और शैलजा से पूछा तो और अंदर गहरा दुख है कि अभी तक हमने इसको विजुअलाइज नहीं किया है। और दूरदर्शन नहीं सोचा तो क्यों नहीं सोचा, उसे सोचना चाहिए। जल्दी ऐसा सामंजस्य हो। अभी हम उस दौर से नहीं गुजरे अभी प्रसार भारती के बाद भी, कि ऑल इंडिया रेडियो की रिकॉर्डिंग दूरदर्शन में दिखाई जा सके या दूरदर्शन की रिकॉर्डिंग यहाँ सुनाई जा सके। ये सिंक्रोनाइजेशन बीबीसी लंदन कर चुका है कि हमारी एक इंटरव्यू मेरा हो रहा है तो वो बीबीसी लंदन रेडियो भी प्रसारित कर सकता है, दूरदर्शन भी, क्योंकि उनका स्टूडियो इस ढंग से बना हुआ है। हमारे इंजीनियर ने इस दृष्टि से चिंतन किया ही नहीं। हमने प्रसार भारती बना ली, शैलजा सुमन को दूरदर्शन से रेडियो भेज दो, राजशेखर को भेज दो, ठीक है, मैं तो विजुअल का आदमी हूँ, पर ऑडियो मेरा पार्ट है, मेरा एक हिस्सा है, छोटा सा ध्वनि। लेकिन आप उसके टैलेंट को वेस्ट कर रहे हैं। ये परियोजना डीडी में भी लागू होनी चाहिए, दूरदर्शन के, और विजुअलाइजेशन होना, अभी तो बहुत आगे की बात कह रहा हूँ, उनको दृश्यांकन करें। मैंने डीडी भारती में ऐसा किया है। मुझे सौभाग्य है कि 21 में से 18 चैनल डीडी की मेरी बनाई हुई है। डीडी भारती, डीडी मेट्रो, डीडी इंडिया, डीडी कशीर, डीडी उर्दू। तो मैंने कुछ महान गीतकारों के गीतों को पिक्चराइज किया है। जाग पहरुए जाग, गिरजा कुमार माथुर आकाशवाणी के थे, वो मैंने 15 अगस्त को दिखाता हूँ। गूंजते स्वर नाम से मैंने महान गीतकारों के गीतों को फिल्माया है। ऐसे लोकगीत फिल्माने का दौर आए और आकाशवाणी दूरदर्शन की धरोहर इस राष्ट्र के संस्कारों को बचाए
और जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं कि हमारे परंपरा, हमारे संस्कार, हमारी मर्यादाएं बची रह जाए, पिज्ज़ा बर्गर के दौर में हमारी जो धरोहर है, हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, हमारे पाँव हैं, वो ज़मीन पर टिके रह जाएं, इसी शुभकामना के साथ आप सबको नमस्कार।